हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड यूनिट हमारी खत्म कर ली थी फिजिक्स की। सेकेंड यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं। थर्ड यूनिट में जैसा हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं वहां पर। तो फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही हम जो अब थर्ड यूनिट पढ़ने वाले हैं, थर्ड यूनिट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट का नाम हमारे क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है? मूविंग चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मूविंग चार्ज की वो बात कर रहा है। तो चार्ज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चार्ज बेसिकली क्या होता है। ठीक है, प्लस माइनस किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। लाइक पोल्स, जितने भी लाइक और लाइक चार्जेस रहते हैं वो सारे क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब माइनस और माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, और वहीं अगर मैं प्लस और माइनस की बात करूंगा तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसी से आगे चलते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड देखने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैं आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था कि देखो, एक ऐसी फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली शो कर सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और एक ऐसी फील्ड अगर हिंदी में हम बोले तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत अपने गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। वही एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबक अपने गुणों को प्रदर्शित कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। एक ऐसी फील्ड जिसमें मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को शो प्रॉपर्ली कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पर ये मैग्नेट है और मैग्नेट के इतने एरिया में क्या है? उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ कि ये मैग्नेट है और उसके इतने एरिया में वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इसकी है। अब आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर एक आयरन का पीस रख रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का पीस है वो आयरन का। मैं यहाँ पर एक पीस रख रहा हूँ आयरन की ब्लेड टाइप का। मैं यहाँ पर रखता हूँ एक आयरन का ब्लेड और एक आयरन बैल में यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक मैं यहाँ पर भी रख देता हूँ, खाली दिख रहा है ये तो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये मैग्नेट सबसे पहले किसे अट्रैक्ट करेगा? सबसे पहले अट्रैक्ट किसे करेगा? तो आप बोलोगे कि इस वाले फील्ड को सबसे पहले ये अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इसको अट्रैक्ट करेगा और लास्ट में इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। आप मैग्नेट से अगर किसी मेटल को, किसी धातु को चिपकाना चाहोगे तो आपको उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र में रखना पड़ेगा। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रखोगे तो वो अपने गुणों को वहां तक प्रदर्शित कर ही नहीं पाएगा। सेकंड चीज ये कि यहाँ पर तीव्रता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटेंसिटी की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर पूरे में है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैग्नेट के पास ज्यादा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो चुंबक के पास ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम होती जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। लाइट में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक बहुत लंबा सा रूम है और पूरे रूम में क्या है? अंधेरा है। ठीक है, अब उस अंधेरे वाले रूम के एक कॉर्नर पे मैंने एक बल्ब लगाया है। ठीक है, और बल्ब को मैंने जलाया। जैसे ही बल्ब ग्लो करता है मैं उसके नीचे जाता हूँ और क्या करता हूँ? पढ़ना स्टार्ट करता हूँ बुक को। मैं आसानी से पढ़ पाऊंगा? तो आप सब बोलेंगे हाँ आप आसानी से पढ़ पाओगे। उसके बाद मैं 2 कदम और पीछे जाता हूँ, वहां पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पर क्या होगा? मैं पढ़ तो पाऊंगा लेकिन वहां पर थोड़ी लाइट कम रहेगी।
और 2 कदम पीछे जाता हूँ तो वहां पर मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लाइट कम होती जा रही है। वही यहाँ पर भी है कि आप अगर यहाँ पर मैग्नेट आपने जो सबसे पास रखा था उसको उसने सबसे जल्दी अट्रैक्ट किया था। क्यों? क्योंकि इसके आसपास इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है। जैसे जैसे इसकी दूरी आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इस चीज को मत भूलना। इंटेंसिटी हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी थी, तीव्रता हमने पहली यूनिट में भी पढ़ी थी, और यहाँ पर थर्ड यूनिट में भी हम इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं। और ये यूनिट बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि इसके 4 से 5 डेरिवेशन ऐसे हैं जो कि फर्स्ट यूनिट से ही बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट के डेरिवेशन अच्छे से समझे हैं तो इस यूनिट के बहुत आसानी से डेरिवेशन हो जाएंगे। ठीक है, आज जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट का हम नियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम हिंदी में भी बायोट, 2 मिनट, बायोट-सावर्ट का लॉ मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बायो-सावर्ट, हाँ, बायो-सावर्ट का नियम बहुत सिंपल नियम है, बहुत ज्यादा सिंपली अगर मैं देखूं तो अभी तक आपने जितने भी डेरिवेशंस पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा सिंपल यही वाला डेरिवेशन होगा। तो मैं आपको बताता हूं, इससे पहले एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है। ठीक है, विद्युत धारा में या फिर मैं बोल सकता हूं चुंबकीय धारा में, इन दोनों में क्या है संबंध क्या है। तो सिंपली देखना कि हम क्या करते हैं, कभी भी अगर किसी कंडक्टर में, किसी चालक में मैं विद्युत का प्रवाह करता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कंडक्टर है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जाता है तो इसके आसपास क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी आप किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर मैग्नेट रखा है, किसी भी तरीके से नहीं रखा, हमने यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाने की कोशिश की क्या, तो वो भी हमने नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पर इसके आसपास क्या जनरेट हो गई? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकालने के लिए, इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए बायो और सावर्ट ने लॉ दिया था। ठीक है, कुछ कपल ऑफ लॉज दिए थे उन्होंने, वो हम लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम बता देता हूं कि किस डायग्राम को हमें फॉलो अप करना है। देखो मैं क्या मानता हूं कि एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है? L, जिसकी लेंथ हो गई यहां पर L। इस वायर में मैं क्या करता हूं, ये वायर है, इस वायर में मैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता हूं, I करंट का मैंने यहां पर क्या किया, उसको फ्लो किया। अब I करंट का जैसे ही फ्लो करूंगा तो इसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहां से एक डिस्टेंस ले लेता हूं P, कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ठीक है, इस चालक से R दूरी पर मैं एक डिस्टेंस, एक बिंदु ले लेता हूं P, जहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। ठीक है, अब आगे और कुछ पार्ट है, तो सबसे पहला आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज, जैसे कि गॉसेस थ्योरम ने हमें पढ़ी थी कि गॉसेस थ्योरम हमेशा हम कहां अप्लाई कर सकते हैं? जब पृष्ठ बंद हो, पूरे तरीके से सरफेस क्लोज्ड हो, तो ही हम गॉसेस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वैसा ही बायो-सावर्ट में कि जब भी आप लेंथ ले रहे हो तो लेंथ आपको छोटी लेनी पड़ेगी, आप बहुत छोटे से पार्ट में, छोटे से एलिमेंट में ही बायो-सावर्ट के लॉ को लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी वायर की लेंथ L थी, तो मैं इतने की जो लेंथ है वो क्या ले लेता हूँ? DL। D हम छोटे को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। इस पूरे वायर की लंबाई L थी, तो इतने छोटे से पार्ट के लंबाई क्या हो जाएगी उसकी? DL। तो मैंने यहाँ पर ले लिया DL। कुछ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, I करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, DL क्या हो गई? इसका लेंथ हो गई एक स्मॉल एलिमेंट की। और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बायो-सावर्ट का, सिंपली इतना ही हमें चाहिए था। अब अगर मैं यहाँ पर बायो-सावर्ट के लॉ की बात करता हूँ तो बायो-सावर्ट में अगर आप किसी भी
विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए बायोट-सावर्ट ने कुछ नियम दिए थे, जिनमें से पहला नियम है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 मिनट उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की, यही बोलेंगे 2 मिनट, किसी बिंदु उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, हाँ, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है उसमें फ्लो होने वाले करंट के, ठीक है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत के। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम dV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब चालक में जो भी यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी I के, ठीक है, जो भी करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि dB क्या है, तो देखो हमेशा हम B से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम फर्स्ट यूनिट में क्या करते थे, E से रिप्रेजेंट करते थे इंटेंसिटी को, वैसे ही हम यहाँ पर B से रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी को। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जहां पर भी निकालेंगे वहां पर हम B लेंगे, लेकिन फिर मैंने dB क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर dl दिया हुआ है इसलिए मैं छोटे एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ इसको dB, क्योंकि अगर छोटे एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आएगी, छोटी आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया dB। तो उसने पहले लॉ में क्या बोला कि जो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अनुक्रमानुपाती होगी I के, मतलब इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इंग्लिश में अगर हम बोले तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। जो भी आपने छोटा एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ के अनुक्रमानुपाती, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी क्या, हमारी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है लंबाई के, ठीक है, चालक की जो भी हमने छोटी लंबाई ली है उसके। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर dB the intensity of produced magnetic field is directly proportional to the sine of the angle between magnetic field and conductor। मतलब यहाँ पर जो भी विद्युत क्षेत्र है और कंडक्टर है, चालक है, इन दोनों के बीच जो थीटा एंगल बन रहा है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो उसके साइन एंगल के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है, ये यहाँ पर जो भी थीटा बन रहा है वहां पर साइन थीटा की वो क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। द intensity of produced magnetic field is directly proportional to the sine of the angle between conductor and magnetic field। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर साइन ही क्यों लिया है। तो साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमिति का एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है, मतलब मिनिमम से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम तक जाती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। आगे फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इस बिंदु से लेकर चालक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, द इंटेंसिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इन चारों इक्वेशंस को मिला दूंगा। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 4, इसको 4 दे दो, इसको 3 दे दो, ठीक है, 1 2 3 4 चारों को कंबाइन करके मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये है बायोट-सावर्ट का हमारा लॉ। आपको पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर।
यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। अब आपको लगेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है, तो जैसा हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो कांस्टेंट किसका था, इंटेंसिटी का। वैसे ही यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई भी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की क्या होती है, 10 की पावर -7, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू होती है। तो बायोट-सावर्ट का लॉ यहाँ पर हमारा खत्म होता है। सिंपली आपको लास्ट में ये लिखना है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अगले लेक्चर में हम इसकी एप्लीकेशन एक पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और डिफाइन करूंगा। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है तो इसलिए अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा और अगले एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। थैंक यू।